Hello guys, welcome to the channel of Physique. I am Professor Shrenik Shah. Guys, Physique के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है. So guys, आज हम जिस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं that is going to be motion in plane. यहाँ पे motion in 1D भी होता है और 2D भी होता है, हम दोनों ही कवर करने वाले हैं. Okay? But before we go for actual motion, we try and understand basic terminologies जो हमारे बहुत काम आते हैं, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? गाइस ध्यान से सुनो. डिस्टेंस यानी द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. यानी अगर मैंने रास्ते में कहीं टर्न वगैरह भी मारा है तो वो सारा काउंट होगा. अगर मैं आगे पीछे गया हूँ तो भी वो चीज़ें ऐड होते जाएगी. सारे के सारे जितने भी मैंने पाथ कवर किया है, ऐसा समझ सकते हो. अगर मैं स्टेप्स चल रहा हूँ तो जितने स्टेप्स मैंने चले वो सारा काउंट होगा. दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट इसकी जगह पे होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. यानी अगर दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में मैंने ट्रैवलिंग किया है, से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, उन दो पॉइंट के बीच में अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी तो उसका जो लेंथ होगा दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट. ओके, इसका मतलब अगर हम 3 कदम आगे चल के 3 कदम पीछे चले जाएं तो हमारा डिस्टेंस तो 6 स्टेप्स होंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0. ओके, यानी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ पाथ कवर कैलकुलेट करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. वो ये भी देखता है कि डायरेक्शन क्या फॉलो किया गया है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन ड्रॉ इट एज अ वेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग. ओके, सो वी हैव डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Then we have speed and velocity. Speed is nothing but the rate at which the distance is covered per unit time. यानी the total distance upon the total time. That's nothing but your speed. अब इसी जगह पे अगर हम बोले displacement per unit time, then it becomes velocity. I'm sure you understood. इसका मतलब हुआ कि distance के साथ speed भी scalar quantity है और displacement के साथ velocity भी vector quantity है. Okay? Then the last thing we have is the acceleration. Now, acceleration is nothing but rate of change of velocity with respect to time. इसमें हमारे पास कोई scalar acceleration नहीं होता. Acceleration is always a vector quantity. That means acceleration will always have a direction, magnitude, unit, and it will follow the vector laws of addition. Okay? तो हमने distance किया, displacement किया, speed किया, velocity किया और acceleration. अब हमें इसमें स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दो पॉसिबल वेरिएशंस को समझना होगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एवरेज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस. अब एवरेज का मतलब ये होगा कि जिस टाइम इंटरवल को हम एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं वो काफी बड़ा टाइम इंटरवल है. यानी इट इज नॉट अ वेरी टीनी टाइनी अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज अ रियली बिग टाइम विच वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट एंड मेजर things based on it. Now what do I mean by that? अगर मैंने कहा कि मैं पॉइंट A से पॉइंट B ट्रैवल कर रहा हूँ in let's say 5 seconds, that means that 5 seconds is a measurable time, correct? And that means जो भी distance cover होगा upon the 5 seconds, that is going to be my average speed. Okay, क्योंकि मैंने distance बोला. अब इसी जगह पे होता है displacement cover per unit that amount of 5 second, 10 second or n second, then I can say that is your average velocity. और अगर इसी जगह पे वेलोसिटी चेंज हो रहा होता, लेट्स से फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू से 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 - 3 5 इनसे 5 सेकेंड, देन इट बिकम्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलरेशन. यानी एवरेज वर्ड तुम तभी लगा सकते हो जब तुम्हारा टाइम इंटरवल जो होगा वो डिफाइंड होगा एंड इट इज नॉट वेरी स्मॉल. ओके, इसी का ऑपोजिट इंस्टेंटेनियस यानी तब अप्लाई होगा जब हमारा टाइम इंटरवल एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, इतना स्मॉल दैट हम उस टाइम इंटरवल को एज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम मेंशन कर सकते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन? इट इज टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड. Total displacement per unit total time is average velocity. Total change in velocity per unit total change in time is your average acceleration. अब इसी जगह पे instantaneous के केस में क्या होगा? The rate of change of displacement or position, the rate of change of distance or position with respect to time, that is going to be your instantaneous speed.
rate of change of displacement with respect to time, that is going to be your instantaneous velocity, and rate of change of velocity with respect to time, that is going to be your instantaneous acceleration. तो याद रखना गाइस, एवरेज के केस में जो टाइम इंटरवल है वो डिफाइंड है, मेजरेबल है. इंस्टेंटेनियस के केस में वो टाइम डिफरेंस बहुत ही छोटा है. ओके, अब गाइस हम जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो देयर आर टू वेज वी कैन स्टडी. वन, बेस्ड ऑन एन इक्वेशन, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या स्पीड या एक्सेलरेशन का हम इन टर्म्स ऑफ टाइम या इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस या इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट फिजिकल क्वांटिटीज एक इक्वेशन बनाएंगे, या इक्वेशन क्वेश्चन में मिला होगा, हम उसे यूज करके दूसरी चीजें फाइंड करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग द एंटायर मोशन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस. ओके, दूसरा तरीका होता है ग्राफ्स, यानी हम एक्स एक्सिस में लेट्स से टाइम और वाई एक्सिस में लेट्स से पोजीशन या फिर स्पीड या फिर वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन कुछ भी पुट कर सकते हैं. और ऐसे ही एक्स एक्सिस में भी जरूरी नहीं कि सिर्फ टाइम, इट कुड बी टाइम, इट कुड बी पोजीशन, इट कुड बी वेलोसिटी, कोई भी और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो टाइम होगा. नाउ दैट मीन्स द टाइम एक्सिस और द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस के बीच में एक ग्राफ होगा जो एक पर्टिकुलर शेप फॉलो कर रहा होगा. हम उस ग्राफ की मदद से भी स्टडी कर सकते हैं कि मोशन किस तरह से हो रहा है. सो व्हेन यू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ, you have to deal with the graphical properties. Yes, the x rule, y rule, slope, area under the curve वगैरह वगैरह. जब हम इक्वेशन के साथ डील करते हैं तब हमें उसे अलग तरीके से डील करना पड़ेगा. इक्वेशन के लिए एट अ गिवन टाइम दिस इज द वैल्यू, तो टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, इंटीग्रेशन करना, डेरिवेटिव करना वगैरह वगैरह. ओके, सो दोनों के मेथड्स जो होंगे वो अलग होंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम. ओके, अब तुम्हें यहाँ पे एक ध्यान से चीज़ समझनी है. अगर हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, उससे हमें स्पीड या वेलोसिटी की तरफ जाना है या फिर हमें एक्सेलरेशन की तरफ जाना है. सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से स्पीड और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, अगर इस ऑर्डर में हमें जाना है तो प्लीज रिमेंबर इन इक्वेशन वी स्ट्रिक्टली फॉलो टू थिंग्स, दैट इज डेरिवेटिव्स और स्लोप. डेरिवेटिव करने के लिए वी हैव डेरिवेटिव का मैथमेटिकल चैप्टर जहाँ पे हमने सारे फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करके देखे हैं या यूज़ करके देखे हैं, तो हमें वो डेरिवेटिव का लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा. दूसरा होगा स्लोप. स्लोप का मतलब और कुछ नहीं, एवरेज के लिए हम स्लोप यूज़ करते हैं और इंस्टेंटेनियस के लिए हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं. तो जब हम स्लोप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दैट स्लोप इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द वाई एक्स कोऑर्डिनेट्स अपॉन द डिफरेंस इन द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is going to be your slope. In case of equation वो y2 y1 और x2 x1 होगा. y मतलब कोई coordinate of y at the given x axis. दूसरा होगा y the value of y at the given दूसरा x value. यानी y2 minus y1 upon x2 minus x1 हम इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे और उससे हम स्लोप पता करेंगे. तो एवरेज पता करना हो तो स्लोप, इंस्टेंटेनियस अगर पता करना हो तो डेरिवेटिव. दैट इज व्हाट वी यूज इन इक्वेशन मेथड. ओके, हम रास्ता कहाँ जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से जाना हो स्पीड या वेलोसिटी, या स्पीड वेलोसिटी से जाना हो एक्सेलरेशन. यानी अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया है, स्पीड वेलोसिटी पूछा है तो, और या फिर स्पीड वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है तो. आर वी क्लियर विद दिस? अब अगर इसी रास्ते पे जाना है लेकिन ग्राफ यूज करना है, तो ग्राफ में भी हम सिर्फ एवरेज पता कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द स्लोप. स्लोप अगर फाइंड कर रहे हैं तो स्लोप में दो तरीके होंगे. एवरेज फाइंड करने के लिए वी विल गो फॉर स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यानी इस ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एक लाइन के थ्रू, उसका xy कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट और xy कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट पता करेंगे और फिर सीधा सीधा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अप्लाई कर देंगे. इसकी जगह पे अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो हम उस ग्राफ के किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसे x एक्सिस तक एक्सटेंड करेंगे और उस x एक्सिस के साथ उस टेंजेंट का कितना एंगल होता है वो थीटा फाइंड करेंगे और उसके tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने पर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी. सो गाइस, इक्वेशन के केस में एवरेज अगर लेना है तो इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये वैल्यू हमें इक्वेशन से मिलेगी. और इंस्टेंटेनियस अगर पता करना है, एवरेज पता करने की जगह पे इंस्टेंटेनियस अगर पता करना है
तो हम इक्वेशन का डेरिवेटिव करें। उसी जगह पे अगर हम ग्राफ से काम करना चाहते हैं, एवरेज पता करना चाहते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स लेंगे, उसे x1 y1 x2 y2 नाम देंगे और फिर स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। बट अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक पॉइंट पे, उसको x एक्सिस तक एक्सटेंड करते हैं और उसके साथ एंगल फाइंड आउट करते हैं और tan थीटा लेते हैं, तो जो स्लोप मिलेगा दैट विल बी एन इंस्टेंटेनियस। ओके, तो ये हो गया फॉर द पाथ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से स्पीड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। व्हाट इफ यू वांट टू गो द रिवर्स डायरेक्शन? यस, अगर हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना हो, एक्सेलरेशन दिया हो, स्पीड वेलोसिटी पूछा हो, या स्पीड वेलोसिटी दिया हो, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, इन दैट सिनेरियो इक्वेशन वाले केस में हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। यस, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन यूज करते वक्त वी विल हैव डिफाइंड लिमिट्स एंड दैट विल गिव अस द एवरेज वैल्यू, यानी एक लोअर लिमिट होगा, एक अपर लिमिट। बट अगर लिमिट ना दिया हो तो हम बोल सकते हैं हम फाइंड कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्योंकि हम एक इक्वेशन की मदद से सीधा दूसरा इक्वेशन पता कर रहे हैं एंड दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, तो एवरेज अगर करना है तो इंटीग्रेशन विद लिमिट्स करो, और अगर इंस्टेंटेनियस करना है तो इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट करो। अभी क्लियर? अब अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं, तो ग्राफिकल फॉर्म में जब हम पूरे के पूरे ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व पता करते हैं, दैट इज व्हेन वी गेट द इफेक्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, व्हिच मींस इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स अगर हम पता करेंगे तो। यानी अगर हम ग्राफ का 2 पॉइंट डिसाइड कर दें और उस 2 ग्राफ पॉइंट के नीचे जितना भी एरिया कवर हो रहा है उस एरिया को कैलकुलेट कर दे, तो हम बोल सकते हैं कि हम नथिंग बट एक्सेलरेशन से स्पीड या वेलोसिटी, या फिर स्पीड या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो ध्यान से समझो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन से स्पीड या वेलोसिटी जाना हो, स्पीड या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना हो, यानी इस डायरेक्शन में जाना है, तो हमें डेरिवेटिव या फिर स्लोप या फिर डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट, डेरिवेटिव या फिर स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट्स या स्लोप एट अ 1 पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ेंगे। और अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मतलब एक्सेलरेशन से स्पीड या वेलोसिटी और स्पीड या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और पोजीशन, तब हमें इंटीग्रेशन या फिर एरिया अंडर द कर्व पता करना है। यस गाइस, इसे अच्छे से याद रखो, डेरिवेटिव और स्लोप गिव्स यू द डायरेक्शन और वे टू फाइंड speed velocity from distance displacement or acceleration from speed velocity, and integration and area under the curve helps you to find speed velocity from the acceleration and distance displacement from the speed velocity. Are we clear with this? Excellent. So guys, इस चीज को अच्छे से याद करो, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे सम्स आते हैं, बहुत सारे MCQs आते हैं, and you should be very much well versed with this, and for that you need a lot of practice. Okay? फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो लेट्स गो। सो गाइस, अब हमें इसका अंडरस्टैंडिंग हो चुका है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेरिएशन क्या होते हैं, और उसे कैसे इक्वेशन की मदद से या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं, इसी चीज़ों के बारे में। जैसे एवरेज स्पीड या वेलोसिटी अगर पूछा तो उसका फॉर्मूला होगा द टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम, यानी डेल्टा x या डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अब अगर इसी जगह पे एवरेज की जगह पे इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी पूछा तो यही फॉर्मूला हो जाएगा dx बाई dt या ds बाई dt। ओके, अगर एवरेज एक्सेलरेशन अगर पूछा है देन इट इज चेंज इन वेलोसिटी, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, दैट मीन्स डेल्टा v बाई डेल्टा t। और अगर इसी जगह पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है तो यही हो जाएगा dv बाई dt। ध्यान से समझो, जब मैं डेल्टा बोल रहा हूँ तब मैं बड़े चेंज की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ, पर जब मैं dv या dx या ds या dt की बात कर रहा हूँ तब मैं वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम या एन इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इसी चीज़ में एक्सेलरेशन को वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के मदद से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ध्यान से समझो, वी ऑलरेडी नो एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
तो dv by dt में v को dx by dt भी लिखा जा सकता है, यानी एक्सेलरेशन वी कैन से इट्स डबल डेरिवेटिव ऑफ x या s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डबल डेरिवेटिव मतलब दो बार डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव किया, फिर x से जो डेरिवेटिव करके इक्वेशन मिला उसका फिर से डेरिवेटिव, तो हमें एक्सेलरेशन मिला। इसका मतलब अगर हम एक्सेलरेशन का दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी हमें डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भी मिल सकता है। ओके, दूसरी चीज, अगर हम एक्सेलरेशन को dv by dt लिख सकते हैं तो आई कैन एक्चुअली यूज अ चेन रूल एंड राइट dv by dx इंटू dx by dt। तो बेसिकली dx ऊपर नीचे आया जो एक तरह से कैंसिल हो सकता है इमेजिनरी, तो dv by dx ऐसे ही रहने दिया और dx by dt को v लिख दिया, यानी हमें एक्सेलरेशन का एक और वर्जन मिला v dv by dx। ये हम तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन का या वेलोसिटी का जो इक्वेशन दिया होगा वो x के टर्म्स में दिया होगा रेदर देन t के टर्म्स में, यानी टाइम में इक्वेशन में देके एक पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इक्वेशन दे दिया है। इन दैट सिनेरियो ये फॉर्मूला काफी काम आएगा, a इज इक्वल टू v dv by dx। ओके, अच्छा, अब इसी के साथ साथ क्यों ना हम रिलेटिव वेलोसिटी को भी समझ लें। रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। इन जनरली हम जब कभी भी कोई रिलेटिव टर्म लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू वाले पार्ट के हिसाब से रेशियो लेते हैं। इफ यू कैन रिकलेक्ट रिलेटिव डेंसिटी, इट इज डेंसिटी ऑफ वन बॉडी अपॉन द डेंसिटी ऑफ अनदर, है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। But in case of relative velocity, we don't take a ratio. Instead, we take the difference between. So when I say relative velocity of A with respect to B, I mean velocity of A minus velocity of B. And please remember, it's a velocity का subtraction, मतलब vector subtraction. यानी तुम्हें अगर इसे practically solve करना होगा, तो you have to follow vector subtraction, not just the numerical subtraction or algebraic subtraction. Okay, so you have to follow vector subtraction. So when I say relative velocity of A with respect to B, I mean VA bar minus VB bar. VA velocity A vector का vector minus B का velocity vector, उन दोनों का subtraction. That is going to be my relative velocity. अब इसके ऊपर बहुत सारे टाइप्स के सम्स आते हैं, रेन वाटर प्रॉब्लम्स आते हैं, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, कोई डायरेक्ट फॉर्मूलाज रट्टा मार के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपल डायग्राम्स ड्रॉ करो, डायग्राम्स ड्रॉ करके बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो एंड यू विल बी गुड टू। ओके, सो नाउ वी कैन गो अहेड विद द फर्दर पार्ट एंड दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और उस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस की भी जरूरत पड़ेगी। अब उस काइनेमेटिकल इक्वेशन के दो वर्जन हैं, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। एक मैं वन डायमेंशन के लिए स्टडी करता हूँ, दूसरा मैं टू डायमेंशन के लिए स्टडी करता हूँ। So when I say it is for one dimension, I have v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as, and last s nth is equal to u plus a by 2 times 2n minus 1. Okay? ये है तुम्हारे वन डायमेंशन के चार काइनेमेटिकल इक्वेशन। अगर हम टू डायमेंशन में इसे अप्लाई करना चाहे तो यही चार 8 बन जाएंगे, रेप्लिका ऑफ ईच अदर। कैसे, वो देखो। अगर हम पहली बात करते हैं फॉर मोशन इन टू डायमेंशन, द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन वो होगा Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू डी, x लगा दिया मैंने, एंड Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay, यानी वही काइनेमेटिकल इक्वेशन x में यूज करोगे, y में यूज करोगे। सिमिलरली Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, या फिर Sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। Again similarly, Vx square is equal to ux square plus 2ax sx, Vy square is equal to uy square plus 2ay square, and last Snth x will be ux plus ax by 2 bracket 2n minus 1, and Snth y will be uy plus ay by 2 bracket 2n minus 1। यानी वही इक्वेशन दो बार यूज कर रहा हूँ, बस एक बार एक डायमेंशन में तो एक बार दो डायमेंशन में। ओके, so I guess now we can go ahead with the projectile motion. So let's go for it. So guys, now we go ahead with the projectile motion का part. Basically on the horizontal surface, अगर मैं किसी बॉडी को एक velocity देता हूँ at an inclined angle with respect to the horizontal,
तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा. दैट पाथ इज नथिंग बट द प्रोजेक्टाइल पाथ और द प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, अब उसके हमने बहुत सारे इक्वेशन डिराइव किए हैं बेस्ड ऑन द काइनेमैटिकल इक्वेशन जो अब हमने 2 डायमेंशन के लिए पढ़े, उसी के मदद से. तो वो जो इक्वेशन है, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, बहुत ही सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट. दैट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे x और y पोजीशन है ऑफ द पार्टिकल इन द एंटायर मोशन. थीटा जो है दैट इज द एंगल विथ विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, एंड आई गेस दैट्स इट. और हाँ, u जो है दैट इज द स्पीड विथ विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड. ओके, अब इसी को यूज करके हमने दूसरे फॉर्मूलाज भी डिराइव किए हैं, जैसे कि मैक्सिमम हाइट द बॉडी कैन रीच इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ओके, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. अब इसे तुम u साइन थीटा का स्क्वायर बोल के ui स्क्वायर बाई 2g भी बोल सकते हो. ओके, देन the horizontal distance, horizontal range, that is nothing but the horizontal distance covered by the body moving in projectile motion when it comes to the same height. Please remember, यानी अगर एक मैंने हाइट से बॉडी फायर किया है और वो नीचे जा रहा है बिल्डिंग के, वो हॉरिजॉन्टल रेंज काउंट नहीं हो सकता. ओके, जिस हाइट से फायर किया उसी हाइट पे जब वो बॉडी वापस आएगा तब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होगा उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. एंड उसका फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g. अगर तुम चाहो तो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख के इस फॉर्मूला को ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 इंटू ux इंटू ui अपॉन g. ओके, so that's your horizontal range. Now there is something called as time of flight. Time of flight भी again ये horizontal range के लिए जो टाइम होगा उसी के लिए यूज हो सकता है, and that time of flight is 2u sin theta by g, या फिर 2 times ui upon g. Yes, 2 times ui upon g. अब इसके मदद से हम कुछ शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तो थीटा 45 होना ज़रूरी है, तभी तुम्हें हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम है. h और r के बीच में सीधा सीधा रिलेशन है, दैट 4h बाई r इज नथिंग बट इक्वल टू tan थीटा. यानी अगर थीटा 45 हुआ तो 4h इज इक्वल टू r, या h इज r बाई 4. ओके, ये रिलेशन. दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विल प्रोवाइड द सेम range. Yes, complementary angles will provide the same range, not the same height. Height अलग अलग होगा. In fact, height is directly proportional to sin theta. You can say जितना तुम थीटा बढ़ाते जाओगे उतना हाइट बढ़ते जाएगा. But for the range we can say complementary angles का रेंज सेम होगा. यानी जितना 30 डिग्री पे कवर होगा, अगर स्पीड सेम रखा, ग्रेविटी सेम है, तो तुम 60 डिग्री पे भी फायर करने पे उतना ही रेंज कवर होगा. ओके गाइस, ये है तुम्हारे प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड फॉर्मूलाज जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है. बट एट द सेम टाइम याद रखना है ये दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द हॉरिजॉन्टल सरफेस जहाँ पे प्रोजेक्ट किया और उसी पे लैंड हुआ. अगर इसे मैं चेंज कर दूँ, जैसे एक हाइट से फायर करूँ और नीचे गिरे, या एक इंक्लाइन सरफेस पे नीचे से फायर करूँ और ऊपर तक जाए, या नीचे वाले इंक्लाइन सरफेस पे ऊपर से फायर करूँ नीचे जाए, या वर्टिकल फायर करके नीचे वापस आए, और कोई भी मोशन होगा, तो ये सारे फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज काइनेमैटिकल इक्वेशंस फॉर दैट. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द चैप्टर. गाइस, इस वीडियो को मल्टीपल बार देखो सो दैट जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए हैं उसे तुम अच्छे से समझ सको. ओके गाइस, सो प्लीज अच्छे से पढ़ो एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बाय एवरीवन.